आइए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि इस वक्त ट्रेडिंग रेंज कहां पर सूटेबल नजर आ रही है। राजेश पालविया और श्रीकांत चौहान दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून राजेश जी, श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, शुरुआत आज आपसे करते हैं। गिरावट हावी हुई है, शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद बाजार में बिकवाली का दबाव है। कैसे देखेंगे आप सेकेंड हाफ को, किस तरह से रीड किया और इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? पर्टिकुलर मार्केट को एक शॉर्ट टर्म नजरिए से देखते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। 17,750 ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है। 18,050 ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और एक टिपिकल बुकिश पैटर्न मार्केट ने फॉर्म किया है। तो आज हायर ओपनिंग के बाद वापस प्रॉफिट टेकिंग बनी है और मार्केट नीचे आ रहा है। एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि इस बार का मार्केट 17,750 के लेवल्स को अगर तोड़ता है तो फिर क्या हो सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस लेवल पे मुझे लगता है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना जरूरी है। अगर मार्केट 17,750 के लेवल को अगर तोड़ देती है तो फिर हमें लगता है कि ये मार्केट एक बार 17,300 या 200 के काफी नजदीक जा सकता है। टिल देन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी और मुझे लगता है उसी के बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। वैसे ही सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न बैंक निफ्टी में बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स उभर के आ रहे हैं वो है 41,850 के। उन लेवल्स के नीचे फिर बैंक निफ्टी में और प्रेशर बनेगा। अदरवाइज हमें लगता है कि जैसे आपने बताया कि बीएफएसआई, मेटल्स, कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग ये कंपनीज है जहां पे हमें फोकस करना है, वहां पे हमें अच्छे ट्रेडिंग बेट्स मिलेंगे। ओके, ऑलराइट। तो ये तो एक कॉशियस व्यू दिख रहा है यहाँ से श्रीकांत, यानी बार बार 17,800 पे बाउंस लेकर, सपोर्ट लेकर बाजार संभला बहुत बार है, लेकिन इस बार थोड़े से कंसर्न दिख रहे हैं। राजेश, आपका क्या व्यू है? आपको लगता है कि कुछ पुलबैक्स बीच में अटेम्प्ट हो सकते हैं, या फिर आपको भी लग रहा है कि डायरेक्शन थोड़ी डाउनवर्ड है? क्योंकि अगर आप शुक्रवार के ट्रेड को देखें तो वहां से बियरिश मूव बिल्कुल नहीं लग रही थी, लग रहा था कि शायद एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड रिवर्स हुआ है। गुड आफ्टरनून। तो ट्रेड रिवर्स हुआ था और ओपनिंग में जो एक एडवांटेज मिला था उस ट्रेड रिवर्स का ऑलमोस्ट वहीं से हमने देखा कि ओपनिंग के बाद से सप्लाई यहाँ पे मार्केट में बना और वापस हम लोअर बैंड की तरफ ही शिफ्ट होते हुए दिखे। तो चौथा वीक है जहाँ पे ये सेम बिहेवियर मार्केट का बनते हुए दिख रहा है। अब अल्टीमेटली हमें लगता है कि जिस तरीके से 4 वीक ऑलमोस्ट मार्केट ने एक रेंज में गुजारे हैं, 17,800 ऑन द डाउन साइड और 18,150 ये एक रेंज में गुजारे, तो अब जो भी मूव बनने वो तो बड़े ही बनेंगे यहाँ से। अब वो बजट के पहले बनते हैं या बजट के बाद बनते हैं ये हमें देखना होगा। लेकिन हमें लगता है कि अब इस तरीके के मार्केट में जब भी, अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो इस तरीके के मार्केट जब भी बिहेव करते हैं इंडेक्स में, इस तरीके का एक सेटअप बनता है, तो यहाँ से जो भी मूव बनते हैं, जिस भी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आता है, तो हम एक्सपेक्ट करें 400 से 500 पॉइंट का निफ्टी का मूव आएगा, जो भी डायरेक्शन में यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। डिपेंड करेगा कि किस तरीके के इवेंट यहाँ से अनफोल्ड होते हैं आगे आने वाले दिनों में और किस तरीके से मार्केट उसको रिएक्ट करता है। बट स्टॉक स्पेसिफिक जरूर मार्केट एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इवन निफ्टी में भी अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी तो दोनों डायरेक्शन की मिल रही है आपको। हायर साइड पर 18,000 के आसपास, 18,050 के आसपास शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और लोअर साइड में आपको पुल बैक के लिए 18,850, 800 के आसपास, 17,800, 850 के आसपास बाय करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और वहां से ट्रेड 50-100 पॉइंट का जरूर बनते हुए दिख रहा है निफ्टी में। तो हम यहाँ पे थोड़ा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक ही करेंगे। इंडेक्स में तो आइदर स्ट्रेटेजी के थ्रू प्ले करेंगे, आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बेच के आप वो प्रीमियम को पॉकेट कर सकते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, या आप कैलेंडर स्प्रेड बना लें क्योंकि हम बजट में जाने, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है जो आप मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो। बट स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड जरूर हमने आज भी आइडेंटिफाई की। एब्सोल्युटली। तो चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की है और ये स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त हो चला है एक कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने का। सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी RVNL, जो कि लगातार अपने ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रही है और ताज़ा भी अगर देखें कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं और इसी के चलते कंपनी में हमने देखा एक आउट परफॉर्मेंस भी। रिसेंट ऑर्डर विन चेन्नई मेट्रो और मॉलडीव्स प्रोजेक्ट्स के लिए मिलते हुए कंपनी को दिखे थे। आइए कंपनी के मैनेजमेंट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ RVNL के डायरेक्टर राजेश
राजेश प्रसाद अब जुड़ गए हैं। मिस्टर प्रसाद, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके ऑर्डर फ्लो पर ही आपसे हम जानकारी जानना चाहेंगे। आपको ढेरों शुभकामनाएं। ताज़ा कई सारे पॉजिटिव ऑर्डर विन्स आपने देखे हैं और करंट ऑर्डर बुक की सिचुएशन जो है 55,000 करोड़ की दिखी है। कब तक आपको लगता है कि आपका जो 1 लाख करोड़ का टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे और किस तरह के ऑर्डर्स आने वाले दिनों में भी आप वॉच आउट कर रहे हैं? डिम्पी कालरा जी, मानसी दवे जी, अजय शर्मा जी, सबको नमस्कार। धन्यवाद अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं मानसी जी का एक सोशल मीडिया का पोस्ट देख रहा था। अच्छा। जो आपने स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे लिखा था, अराइज अवोक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, एंड दिस वेरी मच एप्लीकेबल टू आरवीएनएल। ये हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी, द लचीलापन, और दूसरा फोकस्ड अप्रोच, दी स्पष्ट धारणा। तो मैडम, सबसे पहले आपने ऑर्डर बुक का बात किया कि हमारे पास 55,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। 2022-23 वर्ष में, द फाइनेंशियल ईयर में, हमने 40,000 करोड़ के बिड डाले। उसमें 28,000 करोड़ के बिड डिसाइड हुए, जिसमें 6,600 करोड़ में आरवीएनएल या तो लोएस्ट हुआ या L1 मिला। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो स्ट्राइक रेट है ये करीबन हमारा 25% रहा, और हमारी जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो करीब आप ये समझ लें कि CAGR 25-27% रहा है। हालांकि मार्केट जो मार्केट परसेप्शन का बात करें, जिसमें शेयर प्राइस का जो अप्रिसिएशन है, दैट विल बी अराउंड 50% प्लस, और एक साल में 100% आप समझ सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की जो रेटिंग अभी 21-22 और 22-23 की आएगी, 21-22 की तो इसी महीने आएगी, 22-23 की एक साल के बाद आएगी। मैं अपने इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा कि जो हमारा पास्ट का ट्रेंड रहा है वो कंटिन्यू करेगा। ये मैं कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस उसी तरह के रहे हैं। अब आपने ऑर्डर फ्लो की बात की, ऑर्डर बुक की बात की कि 1 लाख करोड़ आप कैसे अचीव करेंगे। देखिए, अभी पहले आज मॉर्निंग में भी एक मैं इंटरव्यू में दे रहा था कि आरवीएनएल अब लोकल से ग्लोबल हो गया है, और सिर्फ रेलवे सेक्टर में ही नहीं, हम हर तरह के सेक्टर्स में अब जा रहे हैं। और मेट्रो सेक्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राइम सेक्टर है, जिसमें हम चाहते हैं सक्सेस प्राप्त करना। तो चेन्नई मेट्रो एक जो ऑर्डर मिला है अभी, ये उसी का एक एक्सटेंडेड रूप आप कह सकते हैं। इसके पहले हम इंदौर मेट्रो में 1500 करोड़ के 2 पैकेज काम कर रहे हैं, जो कि सही समय से काम चल रहा है। उसके बाद अभी एक डिपो का भी मिला है, एक ट्रैक का भी काम का मिला है। मॉरिशस मेट्रो में भी हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। सो मेट्रो इज वन सेगमेंट। देन हम अदर देन रेलवे सेक्टर्स, मरीन में भी आप नेबरिंग कंट्रीज में हमें एक ऑर्डर्स मिला है, जो कि काफी बड़ा ऑर्डर है। और जो LOC के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ग्रांट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सब सारे प्रोजेक्ट्स में हमारा फोकस है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का काफी बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम है। और अगर आप टाइम दें तो मैं थोड़ा सा इस पे आपको बताना चाहूंगा कि लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है और हम मिनिस्ट्री को कैसे हेल्प कर सकते हैं। 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो बजट था, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, वो 587 बिलियन था। मतलब करीब आप समझ जाएं 58,000 करोड़ का था, जो कि 21-22 में 2,15,000 करोड़ हुआ, 22-23 में 2,45,000 करोड़ हुआ, और आने वाले बजट में हो सकता है कि आपको 3 लाख करोड़ तक का आंकड़ा देखने को मिले। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा अभी 3-4 महीने पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई थी। सितंबर 2022 में उन्होंने लॉन्च किया था। इंडिया का जो लॉजिस्टिक मार्केट है ये $200 बिलियन से बड़ा है। और अगर आप जब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की बात करते हैं तो आप अगर ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो करीब ₹1.5 पर टन पर किलोमीटर का कॉस्ट आता है। रोड से करीब ये ₹4 पर टन पर किलोमीटर आता है, और एयर से 18 से 20 आता है, पाइपलाइन से 2, वाटर से भी 2 से 2.5 के बीच में आता है। तो अभी जो मॉडल शेयर है कंट्री में आरवीएन में रेलवे का, वो है करीब 25-26%, जिसको हमें अभी 45% तक करना है। इसके लिए एक नेशनल बेसिकली योजना बनाई गई है, जिसमें नेशनल रेल प्लान बनाया गया है।
जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2050 का रिक्वायरमेंट होगा उसको 2030 में हमें कंप्लीट करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो मिशन है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरा ग्रीन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, देन गेज कन्वर्जन, यूनी गेज, देन connecting the unconnected area required for the economic growth. See, why I am telling all this, because RVNL has been playing a very big role in the capacity augmentation, and आने वाले टाइम में ये जो logistics cost की जो बात कर रहे हैं, see 15 to 16% of GDP is the logistic cost, and अगर वर्ल्ड में हमें compete करना है तो it has to come down to less than 10%, maybe 8%, और ये तभी संभव है जब हमारे रेलवे के कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होंगे। एक मल्टी मॉडल पार्क का भी कंसेप्ट आया है जिसमें आरवीएनएल ने एक एनएचएआई के सब्सिडरी के साथ में हमने एक एमओयू किया है। उसमें चेन्नई का जो प्रोजेक्ट है वो अब टेक ऑफ करने वाला है, उसमें हमारी 26% की इक्विटी है। सो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आने वाले टाइम में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काफी बूम आने वाला है, और आरवीएनएल इसके लिए इसके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ये तो हुआ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और चूंकि अब हम लोकल से ग्लोबल बन गए हैं तो आने वाले टाइम में आपको ओवरसीज के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार बात बताई। इनफैक्ट पहले की स्थिति ये थी कि रेलगाड़ी का मतलब था कि एक बड़ा सा पुराना सा इंजन काफी सारा धुआं फेंकते हुए चला जा रहा है और धीरे धीरे जा रही है। आजकल की जो इंडियन की रेलवेज हैं, चाहे वो मेट्रो हो या नॉन मेट्रो, उसकी इंटरनेशनल क्वालिटी से मैच कर रही है कहीं भी, और एफिशिएंसी उनसे बेहतर है। और इसीलिए अब देख रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा रोल है सरकार का, जिस हिसाब से पूरा रिवैम्प किया है वो स्पेस, और रेलवेज एक व्हीकल बन गया है बड़े कैपेक्स का। आप मुझे ये बताएं कि जो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो खुलती चली जा रही है, नेक्स्ट 5 साल की क्या पोटेंशियल आपको लगता है कंपनी का अनलॉक हो सकता है ऑर्डर फ्लो में, प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि आई एम श्योर बाहर वाले ऑर्डर्स थोड़े और अच्छे मार्जिन के होते होंगे, क्या पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है आपके हिसाब से? अब ये आप मार्जिन की बात करते हैं तो हमारे 4 मॉडल्स हैं। एक मॉडल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉमिनेशन पे वर्क्स मिले हैं वो, फिर एक जो एसपीबी के जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं वो, तो ये दोनों नॉर्मली मैनेजमेंट फी एंड बोथ आर मोर और लेस सेम। देन फिर एक मॉडल है जिसमें हमें डिविडेंड्स मिलता है हमारे एसपीबी से, जो अभी हमारे कंपनी के 4 एसपीबीज कमीशन हो गए हैं। 5वां एसपीबी इस महीने में या इस फाइनेंशियल ईयर में अंगुल सुकिंदा एक कमीशन होने वाला है, तो ये डिविडेंड हमारे बढ़ने वाली है। देन द इंटरेस्ट रेट विच वी नॉर्मली गेट फ्रॉम द बैंक्स, जो डिपॉजिट है हमारे बैंक्स में, अब इससे ये सबको मिलके कंबाइन होकर के हमें मार्जिन डिसाइड होता है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको इतना बता सकता हूं कि फर्स्ट 2 आर फिक्स्ड, थर्ड डिविडेंड्स, अभी जो ट्रैफिक हमारे एसपीबीज में है, देयर इज ए ग्रोथ ऑफ maybe of the order of 50 to 70% in all the SPVs average, and आने वाले टाइम में उससे डिविडेंड बढ़ेगा, अंगुल सुकिंदा कमीशन होगा उससे डिविडेंड बढ़ेगा। ये दिस ऑल विल अफेक्ट द इंक्रीज इन द मार्जिन ऑफ द एसपीवी। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो एक चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडेड है। रिस्क फैक्टर्स किस तरह से इंक्लूडेड है कि प्राइस वेरिएशन क्लॉजेस होते हैं सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो मार्केट से लेते हैं, बट समटाइम्स वो एस्केलेशन उस लेवल का नहीं होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बीओक्यू बेस्ड होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ईपीसी बेस्ड होते हैं। सो व्हाट वी डू इज कि वी एलोकेट अ रिस्क फैक्टर व्हेन वी आर प्लानिंग एट द स्टेज ऑफ बिडिंग, सो दैट पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर इज टेकन केयर ऑफ, एंड आने वाले टाइम में हम इतना एश्योर कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ जो कि हम चाहते रहे, और हमारा जो मार्जिन है वो मार्जिन भी इंक्रीज करे। अभी जो ग्रॉस मार्जिन अपॉन टर्नओवर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5.81% था, अभी जो फर्स्ट 6 मंथ्स का जो रिजल्ट आया था उसमें अराउंड 5.90% था, बट आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में आई कैन एश्योर कि दिस इज लाइकली टू गो अप, एंड हो सकता है कि इसमें थोड़ा डिप भी आ सकता है, बट हमारा मेन फोकस सीएजीआर ऑफ टर्नओवर से ज्यादा हमारा ये मार्जिन पे रहेगा। हमारा फोकस मार्जिन इंक्रीज करने का रहेगा। वंस वी आर इन द बिजनेस
for which we have got the appreciation from the market. बिल्कुल शुक्रिया राजेश जी आज समय देने के लिए और इतना विस्तार से हमें समझाने के लिए। तो ग्रॉस मार्जिन एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन आपको दिखती है, इससे बढ़िया बात एक कंपनी के लिए क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बाजार पर फिर एक बार रुख करते हैं, क्योंकि 17,800 17,900 ये दो बड़े सपोर्ट हैं। लेकिन अगर आज बाजार थोड़ा सा आपको फिर से प्रेशर, सेलिंग प्रेशर उस पर हावी दिख रहा है, तो ऐसे में बाइंग के मौके कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको यहाँ पर इन लेवल्स पे खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। संजीव वसीम भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी गुड आफ्टरनून। आज वो सारे स्टॉक्स, टाटा मोटर्स की तो खैर पहले एक बार बात करनी होगी, आप टाटा मोटर्स को पहले भी रिकमेंड करते थे, एक बार 420 होकर आ चुका है और अब फिर से एक और नई तैयारी कर रहा है। 450 तक टाटा मोटर्स हो जाएगा क्या? एक इस पर व्यू, और साथ ही आप नई और क्या आप ऐड करना चाहेंगे? हाँ, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चाइना रीओपनिंग एंड दे हैव सेड दैट द वर्स्ट ऑफ द मार्जिन प्रेशर मे बी बिहाइंड, so I am very sure autos are going to lead the way, but I am more than Tata Motor, I am bullish on the two wheeler side. मैंने आपको हीरो मोटो पहले कहा था, देखिए आज का लॉकडाउन, आज का टॉप गेनर है। और बजाज ऑटो में तो एक्सपोर्ट के नंबर्स अभी आप राइजिंग नहीं कर रहे। बजाज ऑटो विल कम आउट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर एवर, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ तीनों बजाज शेयर लेने चाहिए। बजाज फिनसर्व विच इज द होल्डिंग कंपनी, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व एंड बजाज ऑटो, कोई दो राय नहीं, दे आर गोइंग टू आउट परफॉर्म। अपडेट भी दे देता हूँ और आज का भी बिग, आप कहें तो मैं शुरू करूँ। जी जी, देखिए मैंने आपको दिया था हिंदुस्तान कॉपर, वो 129.80 बिक गया। अल्ट्राटेक, आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक बैंक, मुथूट, बीएल, एयू बैंक। बजाज फाइनेंस मैंने पहले भी कह रखा है 6500 का टारगेट। बजाज फिनसर्व सुबह दिया था। Bajaj Finserv owns 52% in Bajaj Finance. It's the holding company of the asset management. It owns 74% in the Alliance Life Insurance. You cannot but make money. 1500-1525 का टारगेट। अब आपके दो पिक्स हैं। बजाज ऑटो मैंने पहले ही आपको कह दिया था, एक्सपोर्ट कंटेंट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड एंड टू व्हीलर्स विल लीड द वे। सबसे पहले लीजिए आईसीआईसीआई बैंक, ये 864, 865 इज अ वेरी गुड लेवल। आईसीआईसीआई विल कम आउट विद वेरी स्टेलर नंबर। 920 का टारगेट है, 828, 838 का स्टॉप लॉस। एंड जीएमआर 4 times more traffic than Dubai, unprecedented rush in the Aero City. GMR is a must-have in a portfolio. 40 40 में stop loss of 39, target of 43.50. संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी दमदार पिक्स, ट्रेडिंग आइडियाज आपके हमारे साथ शेयर करने के लिए। रोड एंड इंफ्रा पर तो लगातार आपका बुलिश नजरिया है ही, और बैंकिंग प्लेस पर भी कन्विक्शन क्यों ना हो। फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक के पॉजिटिव नंबर्स के बाद आईसीआईसीआई बैंक पर सभी की नजर रहेगी, साथ ही बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व पर भी नजरिया इस वक्त बनता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन नजर आया इस पर फोकस करते हैं। एचईजी लिमिटेड, ग्राफाइट एंड इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पर अगर देखें आज कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट, करीब 5% तक की बढ़त 1100 के लेवल्स पर। राजेश जी, पिछले हफ्ते ही हमने एक खबर भी देखी थी, कंपनी ने एक ग्राफाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की भी यहाँ पर बात छेड़ी थी और उसके बाद करीब 1000 करोड़ के स्पेंडिंग के साथ ही प्लांट लगाने की बात थी। तब भी स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट था, ऑलमोस्ट 9-10% चला था और आज भी स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम है। मानसी जी, स्टॉक में प्राइस एक्शन बनाया है, उसमें ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखा। जिस तरीके से स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बना, अभी अपने स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जरूर एक सप्लाई बनते हुए दिखा है। ओवरऑल अगर इसको एनालाइज करें तो स्टॉक काफी समय से एक लोअर साइड पे एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है एक करेक्शन के बाद। हमें लगता है अब ये जो प्राइस एक्शन बना ये काफी इंटरेस्टिंग है इस स्टॉक के लिए। 1130-1140 के लेवल अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है तो स्टॉक में नेक्स्ट अपर टारगेट 1200 की तरफ आते हुए दिखेगा। करंट लेवल पे भी पोजीशन जिनके पास है बने रहना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बनाना है, अब यहाँ पे करीब 1070 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अगर वो लेवल होल्ड आउट होते हैं तो हमें लगता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक एक हायर साइड में 1120-30 जो 25 रेजिस्टेंस एरिया उसका ब्रेकआउट देगा और फिर वहां से 1200 तक की अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकती है। ये एचईजी पर बात हुई, अब साथ ही आपकी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की भी बात करते हैं। श्रीकांत, आज आप कौन कौन से स्टॉक्स रेकमेंड कर रहे हैं जो अब ऑलमोस्ट आई थिंक अब तो बीटीएससी ट्रेड जैसे भी लगने लगेंगे? क्या होंगे आपके कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स आज के? देखिए, अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर मार्केट में जहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है और अगर ट्रिगर्स अगर आ सकते हैं तो
मुझे लगता है कि वापस BFSI कंपनीज जो है वहां पे ही अच्छे ट्रिगर्स बनेंगे और वहां पे एक लगता है कि डाउनसाइड इज हाईली प्रोटेक्टेड। तो जहां पे डाउनसाइड इज प्रोटेक्टेड उन स्टॉक्स को फोकस करें क्योंकि वी आर एट द लोअर बाउंड्री ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। तो हमें लगता है कि इस लेवल पे पंजाब नेशनल बैंक इसे लॉक करके चले, जो तकरीबन 58.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है कि वापस अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है जो 62-63 के करीब पे है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखी अराउंड 56.75। तो पंजाब नेशनल बैंक को लॉन्ग करके चले और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक जिसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था बट साथ ही साथ एक अच्छा फॉर्मेशन भी बनाया है, वो है मैक्स फाइनेंशियल MFSL करके जो 805-810 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में एक बार 850-55 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस रखे अराउंड 790। तो 790 के स्टॉप लॉस के साथ MFSL को लॉन्ग करके चले। खरीदारी की MFSL और पंजाब नेशनल बैंक। राजेश जी, कौन से शेयर्स आपके रेडार पर हैं, क्या कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना चाहेंगे? BTST या STBT भी बता सकते हैं। BTST ट्रेड ही है और उसमें पहला स्टॉक रहेगा ICICI प्रूडेंशियल। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहे हैं ऑलमोस्ट इसने 8 से 10 दिन का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ करते हुए दिख रहा है और स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और पूरे सेगमेंट में भी एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जो नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे ICICI प्रू में आते हुए दिखे एक करेक्शन के बाद, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 495 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। 470 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो बैंकिंग स्पेस से वो है फेडरल बैंक। ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है, एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को आज निगोशिएट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे और जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमें लगता है फेडरल बैंक यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 148-152 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 136 का होगा स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक होगा JSL हिसार, जिंदल स्टेनलेस हिसार। ये स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनी है, मंथली चार्ट पे भी अगर हम इसका सेटअप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन आया है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि फरवरी 2022 में थे उसके भी स्विंग हाई को अब यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की यहाँ पे तेजी हमने पिछले 2-3 महीनों में देखी है स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए, हमें लगता है ये स्टॉक फर्दर एक्सटेंड करेगा अपमूव। 475 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 452 का होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके। तो ये आपके कुछ ट्रेडिंग आइडियाज है। अब चलिए कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देख लेते हैं। आज सारे ही आपको IT काउंटर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी गेनर्स आप पहले 5 काउंटर्स की बात करें, सारे लार्ज कैप्स आपके टेक महिंद्रा और टेक महिंद्रा हो, विप्रो, HCL, इनमें सब में अच्छी मूव देखने को मिल रही है। क्या ये सारे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स भी हैं श्रीकांत IT स्टॉक्स? तो देखिए अगर IT स्टॉक्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जहां पे भी नंबर्स आ चुके हैं आप उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते चल सकते हैं, क्योंकि अभी जितने भी नंबर्स अभी आने बाकी है वहां पे अभी भी अनसर्टेनिटी बनी है और उनके जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे जो एग्जैक्ट वो गाइडेंस देते हैं उसी के बेसिस पे उनका ट्रेंड बनेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर इस लेवल से अगर किसी एक स्टॉक में या 2 स्टॉक में अगर कुछ पोजीशंस बनानी है और यहाँ से मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आता है अगर आप उन स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हो तो अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं कैपिटल्स के ऊपर। सबसे पहले मुझे लगता है प्रियंका कि इन्फोसिस को लॉन्ग करके चले। ये स्टॉक ने काफी अच्छे नंबर्स भी रिपोर्ट किए और साथ ही साथ इसकी जो टेक्निकल पैटर्न है वहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है। इसने कई सारे एवरेजेस को भी क्रॉस किया है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को। तो यहाँ से लगता है कि ये स्टॉक बढ़ते हुए धीरे धीरे एक बार 1600-1640 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन्फोसिस को लॉन्ग करके चले। सपोर्ट्स यहाँ पे बने रहेंगे 1450 के करीब के। और अगर इसके अलावा अगर किसी एक स्टॉक पे फोकस करना है तो मुझे लगता है कि HCL टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे भी अच्छी एक रिकवरी हमने फ्राइडे के दिन देखी थी और लगता है मुझे कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है। तो 1140-1150 के टारगेट्स नजर आते हैं HCL टेक में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 1070 के करीब का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये तो रही IT सेक्टर पर राय। हैवीवेट IT स्टॉक्स में मूवमेंट है और मिड कैप IT प्लेस भी। इनफैक्ट TCS, इन्फोसिस, TCS के नंबर्स के बाद सेंटिमेंट जो है वो सुधरते हुए तो नजर आ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है हमारे सेगमेंट खबर गरम है का।
चलिए, तो डीलिंग रूम की गपशप लेकर मेरे सहयोगी शरद मेरे साथ हर रोज की तरह जुड़ गए हैं। शरद, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से शेयरों पर, कौन सी खबरों पर बातचीत हो रही है डीलिंग रूम में? जी बिल्कुल, ग्रैन्युल्स इंडिया जो है, हमने जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है हमने कहा था HNI सेलिंग देखने मिली, और यहाँ पे भी जो है आज देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर दबाव बना हुआ है। और अगर 5 जनवरी को भी जो है हमने बोला था कि आपके सूर्य रोशनी में जो है HNI बाइंग दिख रही है, इन स्टॉक में भी जो है एक मूवमेंट देखने मिल रहा है आज। लेकिन आज 2 अहम स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहने वाले। सबसे पहला है HDFC AMC। अब यहाँ पे जो है HNI सेलिंग देखने मिल रही है। अब स्टॉक जो है 50 DMA के नीचे आज आया है। अगर पिछले 3 सेशन में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला था स्टॉक में, लेकिन आज जो है उस गेनिंग स्ट्रीक को ख़त्म किया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो वॉल्यूम्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं, लगभग 12 टाइम्स उनके 20 दिन की एवरेज को लेके। एक और न्यूज़ है स्ट्रीट में कि सेबी जो है कंसिडर कर रही है कि जो PE फंड्स होती है उनको भी म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स बनाए। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा कि AMC कंपनीज़ के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, जहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, और दूसरा बात है मार्केट शेयर कम हो सकता है, और लास्टली यील्ड्स के कारण कंप्रेशन देखने मिल सकती है। तो इसके कारण जो है AMC स्टॉक्स में प्रेशर रह सकता है। अब AMC स्टॉक से जो हम फोकस डालते हैं पाइप स्टॉक्स पे, और यहाँ पे जो है हमारी ब्रोकर से बात हो रही है, और 3 अहम स्टॉक्स है जो पाइप इंडस्ट्री में जहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है, और वो है हाईटेक पाइप्स, प्रिंस पाइप्स और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे बाइंग जो है डीलर्स अब जो है निवेश करने के लिए कह रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि बजट तक जो है बाइंग करें, और जिनके इंपॉर्टेंट टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल्स है वो भी जो है उसको तोड़े हैं आज दिन के ट्रेड में। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स में भी जो है ज़रूर आप फोकस रखिए। ऑलराइट, ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, HDFC AMC की बात करें आप, HNI सेलिंग देखने को मिल रही है, और आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें सेलिंग देखने को मिल भी रही है, प्रॉफिट बुकिंग इनफैक्ट कहना चाहिए इसे। राजेश, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर मोमेंटम अच्छा प्ले है, ग्रीव्स कॉटन, क्योंकि यहाँ पर इनके EV लॉन्चेस हुए ऑटो एक्सपो में लास्ट वीक ही, और आज सुबह मैनेजमेंट भी हमारे चैनल पर ही था। काफी कॉन्फिडेंट है वो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर बड़ी उनको EV स्पेस में मार्केट दिखती है। क्या ये तो फंडामेंटल रीजंस है? अभी आप ग्रीव्स कॉटन पे चार्ट्स को देखकर बताएं, क्या इन लेवल पर नई एंट्री पॉसिबल है? उसके बाद अगर स्टॉक को देखें तो 3-4 वीक से स्टॉक लोअर बैंड पे यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अगर देखें तो स्टॉक में एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया है जो कि करीब 130-132 के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस से काफी नजदीक का लेवल है, और स्टॉक ने मल्टीपल टाइम वहीं से एक बेस बना के बाउंस दिया है। तो हमें लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 130 एक अच्छा स्टॉप लॉस है। पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। अगर ये 130 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो हमें लगता है कि यहाँ से वापस से जिस तरीके से हिस्टोरिकल अगर हम बिहेवियर देखें यहीं से बाउंस मिलता है, तो 160-165 तक के अपसाइड तो यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है, बट स्टॉप लॉस होगा करीब 130 के आसपास। तो ये ग्रीव्स कॉटन पर आपको मिल रही है राय, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आज हमने देखा 141-143 की रेंज में स्टॉक में एक एक्टिव मूवमेंट, पॉजिटिव स्टांस यहाँ पर बरकरार दिख रहा है। लेकिन एक और स्टॉक है जो कि वैसे तो नहीं चलता, लेकिन आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर चल गया, वरुण बेवरेजेस। श्रीकांत, करीब 7% की तेजी वरुण बेवरेजेस में आज हमने देखी है। जेफरीज ने एक बुलिश रिपोर्ट जारी की है और उसके ठीक बाद स्टॉक में मूवमेंट है। जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य को भी बढ़ाया और 1540 तक के लक्ष्य देख रहे हैं। वैसे तो पिछले 1 महीने के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, ग्रीव्स कॉटन में कोई परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं है। ऑफकोर्स पिछले 6 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 40% चल गया है, लेकिन ये रिपोर्ट के बाद क्या कन्विक्शन टेक्निकली चार्ट्स पर भी दिख रहा है या वन ऑफ लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल। अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है उसमें परफॉर्मेंस काफी तगड़ा परफॉर्मेंस था, और काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ हमेशा इसने प्रीवियस प्राइस को ब्रेक किया है। और कई बार हमने देखा है कि एक साइडवेज करेक्शन के बाद ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है। इस बार की भी अगर फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि ये जस्ट एक करेक्शन है। 1400 के करीब गया था ये स्टॉक, और उसके बाद कुछ करेक्शन आना जरूरी था क्योंकि ये स्टॉक ने काफी बड़ा रिट्रेसमेंट कर लिया था इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 900 के करीब था, 900 वाला 1400 हो गया था विद इन जस्ट स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। तो एक करेक्शन आ गया मार्केट के साथ साथ, थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न भी था। बट अगर इसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे और शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी देखें तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। 1100-1120 के करीब के लेवल से रिकवर हुआ है, तो वापस स्टॉक एक बार 1350-1400 के करीब बिल्कुल जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मुझे लगता है करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले। नो डाउट कि 6-7% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे पोजिशनल अगर व्यू है, अगर डिलीवरी बेस या इन्वेस्टमेंट अगर व्यू है, तो बिल्कुल इस लेवल पे खरीदें। स्टॉप लॉस रखे 1100 के करीब का और टारगेट्स रखे 1350 रुपए के।
राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आउटराइट बाय। आज सुबह भी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे क्योंकि 20% पीक से नीचे गिर चुका है, बहुत अट्रैक्टिव जोन पे है और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। सारे लॉजिस्टिक काउंटर्स में, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, वीआरएल लॉजिस्टिक, वहां पर भी आपको मूव देखने को मिल रही है। राजेश, क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं या फिर कैसे ट्रेड करेंगे इन स्टॉक्स को? प्रियंका जी, ऑल कार्गो में अगर तो स्टॉक एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट डेली सेटअप पे होते हुए दिखा है। स्टॉक में अगर देखें तो ऑलमोस्ट अब स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर स्टॉक 415 420 के लेवल को अगर क्रॉस करने में कामयाब होगा तो ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 445 450 की तरफ। जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे जो बाय कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस छोटा ही है, करीब 398 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 445 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह है अल कार्गो में। और हमें लगता है वीआरएल लॉजिस्टिक भी ऑलमोस्ट देखे तो एक अपने सप्लाई जोन को यहाँ पे आज जिस तरीके से प्राइस बिहेवियर बना है ऑलमोस्ट 555 जो कि इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जैसे ये प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट होंगे 555 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो करीब 575 580 की तरफ आते हुए दिख सकता है। 75 580 तक के टारगेट्स भी वीआर लॉजिस्टिक्स पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। श्रीकांत जी, एलएनटी आज तो वैसे बाजार के गिरावट में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम लोग करीब आधे % तक की गिरावट स्टॉक में आज देख रहे हैं, लेकिन खबर पॉजिटिव जरूर आई है एलएनटी के लिए। कंपनी को ऑलमोस्ट 1000 से 2500 करोड़ तक के कई ऑर्डर्स मिले हैं। हैदराबाद में कमर्शियल ऑफिस स्पेस डेवलप करने की योजना है और इसी के चलते ऑर्डर विंस पर ये खबर, इनफैक्ट ये स्टॉक जो है वो रिएक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। क्या गिरावट में एंट्री पॉइंट समझा जाए इस बिकवाली में? एक बार अपॉर्चुनिटी मानकर इसमें एंटर किया जाना चाहिए? बिल्कुल। तो देखिए, एलएनटी जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है और इस मार्केट में स्पेसिफिकली हमने देखा है कि जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज है वहां पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग प्रेशर बनते जा रहा है। तो हमें लगता है कि अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने हाई के काफी नजदीक आ चुका है, 2200 के करीब था, अभी 2150 के करीब आ चुका है। तो मुझे लगता है जब तक ये 2200 के लेवल्स को कॉन्फिडेंटली क्रॉस ना कर ले तब तक हमें लगता है कि इसमें शायद प्रॉफिट टेकिंग का और एक ट्रेंड बन सकता है। बट यस, ओवरऑल हम कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रा कंपनीज के ऊपर बुलिश है और अगर ये स्टॉक अगर वापस करेक्ट होते हुए अगर 2000-2020 के करीब अगर मिलता है तो उन लेवल्स के करीब वापस बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू या विद अ ट्रेडिंग व्यू मुझे लगता है कि करंट लेवल से बिल्कुल इसे अवॉइड करें। करंट लेवल से अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए वेरी क्विकली, आज बाजार में आपको जो 3 बड़े सेक्टर्स दिख रहे हैं, सबसे पहले तो पीएसयू बैंक दिख रहा है, फिर आईटी और उसके बाद आपको एनर्जी जैसे पैक दिख रहा है। लेकिन एक बार दिसंबर महीने में कौन से फंड्स ने कहाँ बाइंग की है, कहाँ थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट की है, थोड़ी सब्ट्रैक्शन की है स्टॉक्स में, ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी लेकर आएंगे। सुमित हमें बताएंगे कि कहाँ फंड ने बाइंग किया और कहाँ अपना जो स्टेक है वो डिक्रीज किया है। लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स भी ले लेते हैं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर आपको सिर्फ आईटी, पीएसयू, बैंक, इन स्पेस में तो अच्छी मूव है। और राजेश, लेकिन अगर 17900 इंडेक्स पर एक चलिए आपसे व्यू ले लेते हैं, बाजार को 10 मिनट रह गए बंद होने में। 17900 एक बड़ा सपोर्ट भी कहा जा रहा था आज सुबह क्योंकि कल यानी शुक्रवार को वहां पर पुट राइटिंग देखने को मिले और अब आप देखें भी तो 17900 के पास ही है बाजार। अगर 17900 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहता है तो क्या कल के लिए लॉन्ग ट्रेड्स कैरी करने चाहिए? तो बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो बिहेवियर 4 तो उसके हिसाब से तो कैरी करना चाहिए क्योंकि ये रेंज से हमेशा बाइंग बनी है और वापस 18,050 के आसपास जाके सप्लाई बनी, तो एक 50 से 60 पॉइंट का अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे जरूर बनते हुए दिख सकता है। तो छोटे स्टॉप लॉस से आप अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी कर सकते हैं। अगर 17,900 के ऊपर बंद होता है तो स्टॉप लॉस हमारे डिफाइंड रहेंगे, 17,870 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे 17,960 से लेकर 17,980 की रेंज। ओके, तो चलिए इंडेक्स पर तो ये नजरिया इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है और 17,900 पर हम इस वक्त जूझ रहे हैं इन लेवल्स को बचाकर रखने के लिए। अब देखते हैं कि बाजार की क्लोजिंग किन स्तरों पर होती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो हैं इस वक्त मार्केट्स में। कुछ मिड कैप काउंटर्स भी हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं। श्रीकांत जी, एथर इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स इसकी लिस्टिंग जो है पिछले साल ही हुई है जून 2022 में, लेकिन क्या आप इसके चार्ट्स देखकर कोई टेक्निकल आउटलुक
सकते हैं क्योंकि कंपनी लगातार बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ऑलमोस्ट 3% के अपमूव्स हैं। कंपनी ने स्पेशलिटी केमिकल इंटरमीडिएटरीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग कमीशनिंग शुरू की है और इसके लिए टोटल केपिक्स जो है ऑलमोस्ट 200 करोड़ का प्लान भी किया गया है और कमर्शियल प्रोडक्शन इसका आने वाले कुछ दिनों में शुरू भी हो जाएगा। तो ये न्यूज़ फ्लो तो है, टेक्निकली क्या चार्ट्स पर कन्विक्शन बन रहा है? देखिए, अगर प्योरली बेस्ड ऑन अगर चार्ट्स देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के काफी नजदीक आ चुका है और इन लेवल्स के करीब आने के बाद इसमें रिकवरी भी बनी है, न्यूज फ्लो भी है, वॉल्यूम्स भी अच्छे दिख रहे हैं। और अगर मैं डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के अगर एक जो एक्सेल शीट हमारी बनती है अगर मैं उसको देखता हूँ तो उसमें भी हमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम में एक वापस एडिशन दिख रहा है। तो क्लियरली ये समझ में आता है कि इस लेवल से ये स्टॉक वापस एक बार रिबाउंड कर सकता है। हमें नहीं लगता कि स्टॉक जल्दी से कुछ 1040 या 1100 के जो इसके ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल थे उसे क्रॉस करेगा, लेकिन ये यहाँ से वापस एक बार 1000 के काफी नजदीक है और अगर बनानी है तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तकरीबन 800 के करीब। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बिल्कुल इसे होल्ड करके चलिए। ठीक है, आप इसे यहाँ पसंद कर रहे हैं, ऐड करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इस बीच फंड हाउसेस ने कहां पर दिसंबर में ऐड किया और कहां पर घटाया है अपना हिस्सा, ये एक बार हम सौमीत से समझते हैं। सौमीत बताएं। ये तो दिसंबर महीने में म्यूचुअल फंड्स ने करीब 7,280 करोड़ रुपीस ऑन नेट बेसिस डिप्लॉय किया था मार्केट में, जो कि लगभग 3 गुना ज़्यादा था नवंबर महीने से। अब उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज देखेंगे तो फाइनेंशियल्स और मेटल्स पे एक्सपोजर ऐड किया था म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर महीने में, जबकि IT, टेलीकॉम और मीडिया जैसे सेक्टर्स में उन्होंने अपनी एक्सपोजर को कम कर दिया। कैश लेवल की अगर हम बात करें तो वो भी हल्का सा कम हुआ है। म्यूचुअल फंड्स का करीब 4.5% ऑफ द टोटल AUM है दिसंबर में, पहले ये नंबर करीब 4.6% के आसपास था। अब लार्ज कैप्स में अगर हम देखें तो हमें जो शेयर प्राइसेस में वीकनेस देखने को मिली थी NTPC और नायका के दिसंबर महीने में, इस मौके को म्यूचुअल फंड्स ने यूटिलाइज किया है और शेयर्स ऐड करने के लिए इन कंपनीज में। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक में हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिला था दिसंबर महीने में, और इस मौके को म्यूचुअल फंड्स ने यूटिलाइज किया है अपने शेयर्स बेचने के लिए इन दो काउंटर्स में। मिड कैप में अगर हम देखें तो सेल, वोडाफोन आइडिया और NHPC तीनों ही कंपनीज में हमें करीब 3 to 5% का डिक्लाइन दिखा था, और ये तीनों ही कंपनीज में म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर्स बढ़ाए हैं। और यूको बैंक में करीब 59% का रनअप देखने को मिला था दिसंबर महीने में, और इसके कारण शायद अच्छे खासे एग्जिट गेन्स बुक किए रहेंगे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर महीने में। और आखिर में अगर हम स्मॉल कैप में देखें तो जिंदल स्टेनलेस और फिनोलेक्स जैसे कंपनीज में एक शार्प रनअप देखने को मिला था, बट इसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड्स ने और भी शेयर्स ऐड किए हैं इन दो कंपनी में। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करीब 16% का रनअप था दिसंबर मंथ में, और इस मौके को म्यूचुअल फंड्स ने यूटिलाइज किया है अपने शेयर्स बेचने में। और आखिर में अगर हम देखें तो दिसंबर महीने में काफ़ी सारे कंपनीज की IPOs भी आई थी, तो उनमें से कौन सी कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सा लिया है, तो पहली बात के फिनटेक आ जाता है, उसके बाद सुला वाइन यार्ड्स, लैंडमार्क कार्स, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियंट कैश जैसे IPOs में म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सेदारी ली है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो नए IPOs में भी इन स्टॉक्स में पोजीशंस खरीदी है म्यूचुअल फंड्स ने, और एक लिस्ट लेकर आए सौमीत हमारे। शुक्रिया सौमीत ये सारे स्टॉक्स का। लेकिन एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिखा कि जितने भी पावर काउंटर से PFC हो, क्रिसवुड ने भी इनफैक्ट 4% के एलोकेशन REC के लिए बात की थी। PFC, REC और ये पावर स्टॉक्स चले भी हैं। राजेश, जिसने मिस कर दिया वो भी PFC, REC, पावर ग्रिड आज भी आप टॉप गेनर्स में देखे तो है। क्या इन लेवल्स पर अब भी एंट्री पॉइंट्स हैं? बना हुआ है दोनों ही स्टॉक्स का देखें तो, और जिस तरीके से REC, PFC के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है REC में तो यहाँ पे एक इमीडिएट लेवल जो है करीब 128-29 का, ये लेवल अगर क्रॉस हो जाएंगे तो स्टॉक में 155 तक की भी अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो REC में बने रहना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है 118 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। और सेम अगर देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है PFC का। PFC में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आप अडॉप्ट करना चाहिए वो करीब होगा 146 के आसपास का। स्टॉक में जैसे 155 के लेवल क्रॉस होंगे, इसका नेक्स्ट टारगेट 175 तक आते हुए दिख सकता है।
चलिए आरईसी पीएफसी स्टॉक्स चल भी रहे थे, पिछले हफ्ते हमने मजबूती देखी भी है और आज हम देख रहे हैं सेंटिमेंटल डाउन ट्रेंड है, लेकिन पोजीशंस हैं तो उसे इंटैक्ट रखने की राय आपके लिए बनती हुई। अडानी ग्रीन, श्रीकांत जी आज ये स्टॉक अच्छा चल गया है, इनफैक्ट आज शुरुआत से ही अच्छा चला। आज सुबह से जो स्टॉक ने मूवमेंट देखी, पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे और उसके बाद ये पॉजिटिविटी बिल्कुल बरकरार रही। ऑलमोस्ट 10% तक की तेजियां हम स्टॉक में देख रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी, इनफैक्ट पिछले दिनों ग्रीन एनर्जी, साथ ही कह सकते कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कई सारी खबरें आई जिसके बेनिफिशियरी कई सारे स्टॉक्स या कई सारे स्क्रिप्ट्स हो भी सकते हैं और अडानी ग्रुप स्टॉक्स लगातार फोकस में भी रहते हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जितना नहीं चला उतना आज क्या चल गया है। अडानी ग्रीन क्या पोजीशंस हैं, एक बार पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचे या फिर बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए? तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हम डेली या वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो एक ही बात समझ में आती है कि ये स्टॉक अपने एक रेंज के अंदर आ चुका है और एक कॉन्क्रीट बॉटम के काफी नजदीक है। 1800 के करीब कई बार इसने सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा रिकवरी वाला ट्रेंड बनाया है। इस बार भी इसमें रिकवरी बनी है, वॉल्यूम्स बड़े हैं और एक सप्लाई लाइन का एक जो ब्रेकआउट होता है वो फॉर्मेशन बना है। मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम वापस एक बार 2300 सवा 2300 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी पोजीशन हो तो उसे लॉन्ग करके होल्ड करके चले, क्योंकि ओवरऑल हमें लगता है कि इस मार्केट में जो प्रेशर बना रहेगा वो मैक्सिमम प्रेशर रहेगा लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर, क्योंकि मार्केट एक हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ एक मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज परफॉर्म करती रहेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा बास्केट परफॉर्म करेगा, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स बिल्कुल परफॉर्म करेंगे और हमें लगता है कि अडानी ग्रीन भी उसमें से एक स्टॉक है कि जो आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अडानी ग्रीन भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, पोजीशंस को बनाकर रखा जाए, यही राय आपके लिए इस वक्त मिलती हुई। लेकिन जहां नतीजों का सीजन चल रहा, कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, इनफैक्ट इस हफ्ते की अगर बात करें रिजल्ट हैवी ये हफ्ता रहने वाला है और निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स के 31% रिजल्ट जो हैं वो इसी हफ्ते आने वाले हैं। अब ऐसे में हर दिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारी कंपनियां, कई सारे सेक्टर्स के नतीजे आने वाले हैं। इसी के लिहाज से अगर आप देखें एक रिजल्ट कैलेंडर हमने तैयार किया और कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नतीजे कल आने वाले हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने ट्रेडिंग आइडियाज में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जिक्र किया था। इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे भी आने वाले हैं। शाल्बी, बैंक ऑफ इंडिया, डेल्टा कॉर्प, टाटा मेटलिक्स, मेट्रो ब्रांड्स, मैस्टिक, एरिस लाइफ साइंसेज, नाल्को और डिशमन कार्बोजन, ये कुछ तमाम कंपनियां हैं। तो क्लियरली बड़ी दिग्गज कंपनियां भी और कैश की भी कई सारी कंपनियां जिसके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बाजार की क्लोजिंग इस वक्त कैसी हो रही है समझते हैं प्रियंका से। प्रियंका, ओवर टू यू। चलिए प्रियंका से जुड़ने की कोशिश होगी, लेकिन इस बीच डिफेंस प्लेज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राजेश जी क्विकली एक बार आप अपनी राय इस स्टॉक पर दीजिए। अच्छी मजबूती आज स्टॉक में। जी, स्टॉक ने एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है और जिस तरीके से स्टॉक अब 100 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 108, 110 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ से होगा करीब 97 रुपीज के आसपास। मेरे साथ आप जुड़ गई हैं प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया मानसी। देखिए 17,900 के एक बड़े सपोर्ट की बात हो रही थी कि ये एक सपोर्ट तो है, अगर आज बाजार रेजिस्टेंस झेल सकता है और आप उसी तरह का ट्रेड भी देख रहे हैं। हम 7900 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। आज देख लेते हैं कि यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, जो अभी हम बात भी करते हैं राजेश से, तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स तो आज पॉजिटिव यानी लॉन्ग्स के लेके जाने चाहिए। लेकिन आज बड़ा दिन रहा प्रॉफिट बुकिंग का। आप मेजरली सभी स्पेसेस में देखेंगे तो आज आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी। PSU स्पेस और IT स्पेस, इन्हें दो आप छोड़ दें तो हर जगह आपको सेक्टोरल, हर जगह सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। पहले 5 काउंटर्स की आप बात करें अगर निफ्टी के, तो उसमें टेक के बड़े बिगीज काउंटर्स हैं। टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो। तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग का बाउट जो IT में बना हुआ है वो आज भी कंटिन्यूड है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे तो IT चल रहा है। और इसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स आप मिड कैप स्पेस से भी बात कर लें, सारे गेनर्स की अगर पहले बात करें, वरुण बेवरेजेस मिड कैप में 6% की तेजी, क्योंकि यहाँ पर बुलिश रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होने की बात कही जा रही है। पीक से
20% करेक्ट होने की बात हुई और उसके बाद आज आप देखें वरुण बेवरेज में अच्छा खासा एक रुझान बाइंग इंटरेस्ट बना रहा, दिन भर सस्टेन भी रहा। पीएसयू बैंक्स में आपको फिर से पीएसयू बैंक इंडेक्स में यूनियन बैंक, पीएनबी, इन सब में अच्छी खासी मूव देखने को मिली। यूनियन बैंक के तो क्यूआईपी तक की अगले हफ्ते रोड शोज की बात हो रही है, तो बाजार को अभी फिर से बैंक्स हो, फाइनेंशियल्स हो, ये स्पेस काफी पसंद आ रहा है, पीएसयू और वो भी मिड कैप स्मॉल कैप मेजरली। एट द सेम टाइम आप लूजर्स की अगर बात करें तो गिरने वाले स्टॉक्स थे उसमें एक्सिस बैंक यानी लार्ज कैप बैंक्स नहीं चल रहे हैं, मिड कैप और पीएसयू ये ज्यादा फ्लेवर था। अदानी एंटरप्राइज लूज रहा, लूजिंग साइड पे था। आज मेटल कंप्लीटली ड्रैगर था। आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, ये सारे आज ड्रैगर्स थे, फार्मा ड्रैगर थे। तो पहले टॉप लूजर्स की आप बात करें तो उसमें अदानी एंटरप्राइज भी था, एक्सिस बैंक भी था, सिप्ला भी था और जेएसडब्ल्यू स्टील भी था। अगर आप मिड कैप स्पेस की बात करें तो वहाँ पे आप पे कुछ काउंटर्स थे पीवी फिनटेक जैसे, जिनमें आज आपको गिरावट देखने मिली। हालांकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म या फिर न्यू लिस्टिंग के जो न्यू स्टॉक्स थे उसमें डिलीवरी पॉजिटिव था। पीवी फिनटेक, क्रॉम्पटन, जेएसपीएल, ये सारे स्टॉक्स आपको नीचे की तरफ दिखाई दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी आप जो इस वक्त मोमेंटम देख रहे हैं उसमें 3 ही स्पेसेस थे जिसमें मूव थी। और आप आईटी की बात करें, पीएसयू और उसके बाद आपका एनर्जी पैक, अदरवाइज बाकी सारे स्पेसेस से आज आपको प्रॉफिट्स और गेन्स इरोड होते हुए ही दिखाई दिया। लेकिन बाजार का बड़ा सपोर्ट 17,900 उसे उसके आसपास ही बंद होने की हम तैयारी कर रहे हैं और इनफैक्ट हो चुके हैं। लेकिन दिन भर का जो एक रेंज रहा वो एक नैरो रेंज रहा, हम खुले जरूर एक माइनर गैप के साथ, लेकिन बाजार में सस्टेन नहीं हुआ और इसके बाद आप देख रहे हैं तो सेलिंग प्रेशर हावी हुआ और हम नीचे लगभग 70 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स में भी लगभग 170 पॉइंट्स की आपको गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग इंडेक्स ने दोनों तरफ की मूव दिया है। आज आपको 200-250 पॉइंट्स ऊपर भी दिखाई है इंडेक्स और आप 200 पॉइंट इस वक्त नीचे बंद होते हुए भी देख रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश का और श्रीकांत का, जिन्होंने आज हमारे समय दिया, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में हमारी व्यूअर्स की बहुत बहुत मदद की। चलिए कल बाजार का फिर से वही सारा एक्शन ईटी नाउ स्वदेश पे, लेकिन फिलहाल कहीं मत जाइएगा। मार्केट्स के बाद भी बिजनेस जगत की तमाम सारी खबरों के साथ ईटी नाउ स्वदेश पर बने।